हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यूज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम गेट के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डीबीएमएस के सारे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के गेट के पीवाईक्यूज थे जो यूजीसी नेट के लिए आईएमपी हमने सॉल्व कर लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स पीवाईक्यू, है ना। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक उसको सॉल्व करेंगे। और फर्स्टली हम बात करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। सो बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है ना। इसके अंदर जैसे कि हमारे जो टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम है ना, प्रीमिटिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीमिटिव शेड्यूलिंग, तो ये वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, है ना। तो आपको इसको सॉल्व करना, इनकी ट्रिक्स हम समझेंगे। तो शायद ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट डोंट स्किप दिस चैप्टर, ठीक है। क्लियर है, तो हम देखते हैं आगे। तो देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कंप्यूटर हैंडल करता है सेवरल इंटरवल्स, है ना, सेवरल इंटरप्ट सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेलेवेंट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। एक कंप्यूटर है जो बहुत सारे इंटरप्ट सोर्सेज को हैंडल करता है। तो हम समझते हैं कि इसके अंदर क्या मतलब क्या वो कर सकता है। तो इंटरप्ट फ्रॉम सीपीयू टेम्परेचर सेंसर्स, इंटरप्ट इफ सीपीयू टेम्परेचर इज टू हाई, वो कब करेगा अगर सीपीयू टेम्परेचर हाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरप्ट फ्रॉम माउस, माउस के द्वारा जो इंटरप्ट करना, है ना, जैसे अपन कोई बटन क्लिक कर देते हैं। फिर इंटरप्ट फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू इंटरप्ट करना, जैसे आपने कोई की प्रेस कर दी है। या फिर इंटरप्ट फ्रॉम हार्ड डिस्क, है ना, जैसे कि आप कोई हार्ड डिस्क, कोई डिस्क रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो वो आप कह सकते हो, है ना। तो इसमें से हम बताएंगे कि किसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी इन चारों में से। तो हार्ड डिस्क को प्रायोरिटी मिलेगी, या फिर माउस को मिलेगी, कीबोर्ड को मिलेगी टेम्परेचर। देखो, माउस और कीबोर्ड तो एक अलग बात है क्योंकि ये इनको प्रायोरिटी कभी नहीं मिलती इतनी, लेकिन हाँ, हार्ड डिस्क और सीपीयू टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जो हार्ड डिस्क होती है, तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्लियर है। तो अगर इसने राइट बोला होता तो शायद आप यहाँ पर हम राइट को परफॉर्म प्रायोरिटी दे सकते थे, बट यहाँ पर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए हम सीपीयू टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और आपको ये चीज़ पढ़नी है क्योंकि देखो अगर यहाँ लो लिखा होता ना तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाई प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्योंकि अगर सीपीयू का टेम्परेचर हाई है तो उसका सेंसर मतलब उसको हमको बोलेगा कि भाई बहुत टेम्परेचर हाई हो गया है, तो वो इंटरप्ट करेगा, क्लियर है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी सेव्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट स्विच फ्रॉम वन थ्रेड प्रोसेस टू अनदर थ्रेड। क्या बोल रहा है कि आप एक या एक से ज़्यादा जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हो एक से दूसरे थ्रेड पे, ठीक है, द सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, है ना। तो ये हम यहाँ यूज़ करते हैं स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम सेकंड वाले को, कि देखो जब अगर आपको बात मानेंगे हम, तो पेज टेबल की बात करते हैं। तो पेज टेबल जो है बेस रजिस्टर इज यूज्ड टू एक्सेस द वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस। सो पेज टेबल या बेस रजिस्टर जो होता है वो दोनों क्या यूज करते हैं, हमारे क्वेश्चन में था ना जैसे स्टिक पॉइंटर। तो यहाँ पर हम पहले पेज टेबल और बेस रजिस्टर को पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस ये क्यों नहीं हो रहा है, तो देखो पेज टेबल और बेस रजिस्टर जो है वो वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस को यूज करता है सभी थ्रेड्स के लिए, है ना। सभी थ्रेड्स सेम एड्रेस को यूज करें, एक ही एड्रेस है और सारे जो थ्रेड्स हैं वो सारे थ्रेड्स इन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है, इन्हीं एड्रेस को। सो देयर इज नो नीड टू सेव डिट, है ना, हमको उसमें सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही था ना कि जब आप कॉन्टेक्ट से स्विच कर रहे हो तो आपको सेव करने की जरूरत किस किस में पड़ रही है। तो पेज टेबल बेस रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो है ना वर्चुअल एड्रेस को यूज करता है, इसीलिए हमको उसमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अगर मैं बात करूं स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड जनरल पर्पस रजिस्टर की, तो इसके अंदर हर एक थ्रेड अपना एक एड्रेस सेव करता है। दैट्स वाई कि इसमें हमको हर एक को सेव करने की नीड होती है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन BCD इज करेक्ट, है ना। देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, गेट में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में, विच इज नॉट नीड टू बी सेव्ड, है ना। यहाँ पर नोट लगा के और आपको ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, हमको गेट के क्वेश्चन को रटना नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस स्ट्रिक्ट ट्रांजेक्शन, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
है ना, फ्रॉम द सिस्टम यूजिंग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब मैं बात करती हूँ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं व्हाट इज द प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या होता है कि आप किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली छुड़ा सकते हो, है ना। मतलब कि अगर एक प्रोसेस है वो किसी रिसोर्स को एक्सेस कर रही है, तो आप उससे कोई भी रिसोर्स मतलब फोर्सफुली छुड़ा लोगे कि भाई हमको चाहिए। और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है कि आप उससे कोई भी रिसोर्सेज छुड़ा नहीं सकते, ठीक है। तो हम इसमें ये प्रोसेस स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम देखेंगे, इससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 4 स्टेटमेंट है, ए रनिंग प्रोसेस कैन मूव रेडी स्टेट, है ना। तो अगर मैं देखूं तो ए रनिंग प्रोसेस एक रनिंग प्रोसेस है जो रेडी स्टेट में मूव कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरप्ट कर, ठीक है, इंटरप्ट हो रहा है लेकिन ये मूव तो कर पा रही है ना। आपको एरो का ध्यान रखना और ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये एरो का, तो रनिंग से हम रेडी पे जा सकते हैं, ठीक है, तो क्लियर है। ए रेडी प्रोसेस कैन मूव रनिंग स्टेट, यस, है ना। रेडी से हम रनिंग पे भी जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि यहाँ पे एरो बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पर जो सेकेंड वाला है ना ये। अब थर्ड क्या दे रखा है, एक ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट। एक ब्लॉक प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में जा ही नहीं सकती कभी भी। आपको अगर देखिए तो हम अगर हमारी कोई प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो वो रनिंग में कभी नहीं जाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई प्रोसेस ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो वो वेटिंग में जाएगी, फिर वेटिंग से वो रेडी में जाएगी, ठीक है, एंड रेडी से फिर वो कहाँ पर जाएगी, हमारी रनिंग में जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर प्रोसेस होती है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर अगर थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है ब्लॉक कैन मूव रनिंग स्टेट, तो बिल्कुल नहीं, है ना, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। और अगला है ए ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट, यस दिस इज ट्रू। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं प्रोसेस की बात करती हूँ तो प्रोसेस ब्लॉक प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में तो जाएगा ना, तभी तो वो रनिंग में आएगा। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस ब्लॉक होती है तो वो डायरेक्टली रनिंग में नहीं जाएगी, उसको फिर से सीक्वेंस में लगना पड़ेगा या क्यू में लगना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। और ये जो हमारे इस प्रोसेस स्टेट डायग्राम से क्वेश्चन था और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये वाली जो स्टेट्स हैं, ये दो जो स्टेट हैं, इनसे तो क्वेश्चन आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इन द रेडी स्टेट फॉर कंप्यूटर सिस्टम विथ एन सीपीयूज, ठीक है। आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी हो सकती है। तो ये एक फॉर्मूला वी कैन से देते हैं ना, फॉर्मूला यूज करना है बस हमको इसमें। कैन बी रेडी स्टेट है ना, एक रेडी स्टेट में कितनी मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस वो हो सकती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन, जितने सीपीयू होंगे उतनी हो सकती है ना। वी डोंट नो, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कि कितने सीपीयू हैं कितने। तो जब वो पर्टिकुलर अगर पार्ट देगा तो हमें पता चलेगा। तो ये किसी फॉर्मूले पे डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन एन के ऊपर ये स्वतंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The time taken switch between user and kernel modes of execution T1 while time taking switch between the two user process T2, ठीक है। एक जो कर्नल, देखो यूजर से कर्नल में, देखो मैं आपको यहाँ पे अगर हम बात करें यूजर से कर्नल में स्विच करने के लिए कितना एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है, T1, क्लियर है। वहीं स्विच बिटवीन टू यूजर प्रोसेसेस के लिए कितना टाइम ले रहा है, T2, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है ना। तो T1 हमेशा ग्रेटर होगा T2 से, तो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि T1 जो है वो यूजर से कर्नल में शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है, क्लियर। और दोनों को इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये तो गलत ही हो गया है ना, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। नथिंग कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम कह सकते हैं रिलेशन के बारे में। क्यों, क्योंकि ये दोनों, आप जब दो प्रोसेसेस की बात करते हो, दो प्रोसेस में स्विच करते हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि T2 को ज़्यादा टाइम लगेगा T1 से। क्यों, क्योंकि आप यूज़र से कर्नल मोड में स्विच कर रहे हो, तो विच कैन बी इजीली, है ना, वो इजीली आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दो यूजर्स की बात करती हूँ, दो यूजर प्रोसेसेस की, तो उनमें स्विचिंग करने में बहुत टाइम लगता है। सो क्लियर है, हमारा ऑप्शन सी हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो आपको है ना यहाँ पे प्रोसेस स्टेट डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है। अब इससे कोई क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, हाँ ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये ऑलरेडी गिवन है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है। इफ द प्रोसेस मेक ट्रांजेक्शन डी, इट वुड रिजल्ट इन अनदर प्रोसेस मेकिंग अ ट्रांजेक्शन ए इमीडिएटली। क्या बोल रहा है कि अगर एक प्रोसेस में ट्रांजेक्शन डी होता है, तो इट वुड बी रिजल्ट अनदर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन ए इमीडिएटली। अगर डी होगा तो इमीडिएटली ए होगा। तो जैसे ही डी होगा, है ना, तो इमीडिएटली ए होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये सही नहीं है। क्यों,
देखो इसका सॉल्यूशन भी समझ लेते हैं सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इफ अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड इट इज नॉट नेसेसरी देन यू शुड लोड अ न्यू प्रोसेस इनटू मेमोरी। ठीक है, पहला क्या बोल रखा है, जैसे आपने उसको टर्मिनेट कर दिया है ना, हम अगर उसको टर्मिनेट कर रहे हैं उधर, यहाँ पर हमने इसको टर्मिनेट कर दिया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपने डायरेक्टली इसको नई प्रोसेस को लोड कर दिया। ठीक है, मे बी टर्मिनेट होने से पहले अगर आपने लोड कर दिया और कोई दिक्कत आ गई तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हमेशा कि आपके अगर प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो आप नए प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर दो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते और समझते हैं। अ प्रोसेस P2 इज ब्लॉक्ड स्टेट कैन मेक अ ट्रांजेक्शन E वाइल अनदर प्रोसेस P1 इज इन अ रनिंग स्टेट। एक प्रोसेस है P2 जो ब्लॉक स्टेट में रखी है, ठीक है, और हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अनदर P1 इज रनिंग स्टेट ना, P2 जो है ब्लॉक स्टेट में है, P1 जो है रनिंग स्टेट में, और हम ई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर एक प्रोसेस है, यहाँ पर एक प्रोसेस है ना, एक प्रोसेस यहाँ पर है जो है मेरी P1 है ना, सॉरी P2, यहाँ पर है P2 और यहाँ पर रखी P1 रनिंग स्टेट में। ठीक है, अब ई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ए ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि आपकी यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हो, है ना, तो इट इज़ पॉसिबल कि एरो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका आप अच्छे से देख भी सकते हैं कि एक प्रोसेस जो P2 बाय ब्लॉक स्टेट में है, मेक अ ट्रांजेक्शन ई वाइल अनदर प्रोसेस P1 इज रनिंग स्टेट, ट्रू, बिकॉज क्योंकि प्रोसेस जो है फ्रॉम ब्लॉक से रनिंग स्टेट में जा रही, सॉरी ब्लॉक से रेडी स्टेट में जा रही, मैंने आपको एरो बताया है, और जो अनदर प्रोसेस है रनिंग स्टेट की, वो सिचुएशन कहाँ पर जाएगी? देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं तो ये रनिंग होके इसमें ब्लॉक में आ भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी जो ये वाली प्रोसेस है ये तो यहाँ जाएगी, है ना, अगर इसको टर्मिनेट होना होगा तो ये यहाँ पे भी जा सकती है। तो यहाँ पर एरो का खेल है, अगर एरो सही बना है और वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, दैट इज ट्रू। ठीक है, सो क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओएस यूजेस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, है ना, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को यूज़ करता है, क्यों? क्योंकि हम किसी से भी फोर्सफुली छुड़ाएंगे तो हमको, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रायोरिटी चाहिए, हमको किसी को टाइम गिवन है ना, तो वो वाली चीज़ है ना। ओएस यूजेस नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे समझ भी लो, ओएस यूजेस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, क्योंकि जो गिवन डायग्राम है उसमें हम ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो रनिंग से रेडी में कर रहे हैं, हेंस द इंडिकेट्स द प्रोसेस कैन बी प्रिमिटिव वाइल रनिंग, है ना, जब हम वो कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, जब आप एक से दूसरे पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये जो परफॉर्म कर रहे हो, तो वो इंटरप्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर प्रिमिटिव यूज हो रहा है। आपको नो प्रिमिटिव से बस आपको याद रखना है कि नेगेटिव, है ना, मतलब नो प्रिमिटिव मतलब फोर्सफुली नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, फोर्सफुली नहीं छुड़ा सकते। मैं आपको क्लियरली एक ट्रिक बता रही हूँ कि नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में कंफ्यूजन नहीं रखना है। नॉन प्रिमिटिव मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी रिसोर्सेस को, कुछ भी हो, हम उसको फोर्सफुली नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, तो नो यहाँ पे नहीं का काम करेगा। क्लियर है, इससे आप सेकंड वाले को अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है पोटेंशियली कॉज स्टारवेशन, तो कौन सी जो शेड्यूलिंग है वो स्टारवेशन क्रिएट करती है। अब स्टारवेशन क्या होता है, तो देखो स्टारवेशन जब होता है जब बहुत सारी प्रोसेस इकट्ठी हो जाती है एक जगह, है ना, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर आंसर की बात करूँ तो आप सबसे पहले आंसर समझ लो कि एक या एक से ज़्यादा सीपीयू शेड्यूलिंग है जो स्टारवेशन क्रिएट करती है, तो वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, वही राउंड रॉबिन जो है वो स्टारवेशन नहीं करती है, क्योंकि राउंड रॉबिन को तो स्टारवेशन के लिए सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मे सफर फ्रॉम स्टारवेशन, मे बी, है ना, इट इज नॉट कन्फर्म दैट कि करती भी है नहीं भी करती है, इन सम एक्सेप्शनल केसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया इन फीफो if a process arrived it will be definitely get a CPU once at all the arrive before the serve। देखो फीफो क्या कहता है कि हर एक प्रोसेस जो है वो लाइन से अराइव होगी, मतलब जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट पाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वी कैन से कि जो पहले आएगा उसको पहले तो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं स्टे व्हेन द प्रोसेस हैव अ वेरी लॉन्ग ब्रस्ट एंड वेटिंग टाइम, मतलब मान लो कि एक दो प्रोसेस है, P1 है ना, और P2 है। अब P2
P1 जो है वो पहले आ गया मान लो, लेकिन इसका बस टाइम है 10 है ना, इसका बस टाइम है मेरा 10 और इसका टाइम है 2 या इसका टाइम है 3 या फिर इसका 1 मान लो या फिर 3 मान लो, ठीक है 3। तो अपन देख सकते हैं ना कि P1 में कितना लग रहा है भाई, 10 लग रहा है टोटल, है ना, और इसका सिर्फ 3 में ही काम हो जाता। तो पहले कौन फ्री होती, P2, लेकिन P1 की वजह से उसने P2 को रोक रखा था। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि यहाँ पर एक स्टार क्रिएट हो रहा है, एक मतलब कह सकते हैं कि एक जम गया बिल्कुल, है ना। इसे कह सकते हैं एक एक बस की टिकट लेनी है और एक बंदे को रिजर्वेशन करवाना है, या फिर हम ट्रेन की टिकट का ले सकते हैं कि आप रिजर्वेशन करवाने गए हो और कितना आप मतलब एक बंदे को रिजर्वेशन कराना तो उसको बहुत टाइम लग रहा है, उसको डिटेल देनी पड़ी और दूसरे लोगों को टिकट खरीदनी है, ठीक ठीक है क्लियर है। टिकट खरीदनी, तो टिकट खरीदने में कितना टाइम लगता है, 2 मिनट, लेकिन मैं रिजर्वेशन वगैरह करवाने में कितना टाइम लगता है, मेनी टाइम, ठीक है बहुत सारा, मे बी कुछ इशू आ जाता है तो 15 20 30 मिनट्स लग सकते हैं, पॉसिबल है। तो दैट्स वाई कि वो एक बंदा जो है वो स्टारवेशन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, है ना। तो ये चीज होती है स्टारवेशन, आपको एग्जांपल से समझ में आ गई होगी। नाउ अगला समझते हैं राउंड रोबिन के बारे में। तो राउंड रोबिन नेवर सफर फ्रॉम स्टारवेशन, क्यों, क्योंकि हर प्रोसेस को अपना एक टाइम एग्जीक्यूट होता है। मान लो हम इसी को एग्जांपल लेके चलते हैं और मान लो कि हमारे पास 10 जने हैं या 5 जने हैं, ठीक है 5 जने हैं, 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 2 लोगों को वो करवाना है अपना रिजर्वेशन, ठीक है। तो पहला है और इसको रिजर्वेशन करवाना है और इसको टिकट लेनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको रिजर्वेशन करवाना है जिसमें मैंने टिक किया और बाकी सबको टिकट लेनी, ठीक है। तो अगर मैं एक ही पर्सन को सारा टाइम दे दूंगी तो वो तो 30 मिनट्स खा जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम इनको टाइम बांट दें, लाइक इसको 5 मिनट दे दें, इसको भी 5 मिनट दे दें, 5 मिनट 5 मिनट 5, तो क्या होगा उससे कि 5 मिनट तक इसका जितना काम होएगा उतना लगा देंगे हम और उसके बाद इसको हटा देंगे, इसको फिर पीछे भेज देंगे, क्लियर है ना। और फिर ये वाला आ जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये बिल्कुल ही हट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, मान लो कि मैं इसको हटा भी देती हूँ तो आपको क्लियर, जैसे कि मान लो कि ये हट गया। अब फिर नेक्स्ट आता है ये, तो इसको 5 मिनट मिले, अभी भी इसका काम अधूरा है क्योंकि इसको भी क्या करवाना है, रिजर्वेशन करवाना है, तो ये इसके पीछे आके क्यू में लग जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टिकट वाला, ठीक है, ये यहाँ से हट गया, अब टिकट वाला आता है, तो ये टिकट लेनी थी, इसका भी काम हो गया। तो इस टाइप से फिर हमारे पास कौन बचेंगे, ये दोनों, है ना। और आप इन दोनों को एक साथ फिर आप एक एक करके इनको चला सकते हो। तो राउंड रोबिन प्रोसेस कुछ इस टाइप से वर्क करती है कि हर एक प्रोसेस या हर एक, है ना, हर एक प्रोसेस या हर एक रिसोर्स को एक टाइम में बॉन्ड कर देती है जिसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम तक चलता है, ठीक है। तो ये हमारी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए आपको समझाने में, ठीक है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होती है, सबसे पहले ये प्रायोरिटी देती है ना, लो प्रायोरिटी जिसकी होगी वो, अगर उसको ज़्यादा स्टार्व करना पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली कोई प्रोसेस अराइव हो गई तो ठीक है। प्रायोरिटी आप जानते हो, मान लो कोई वीआईपी पर्सन आ गया, है ना, मान लो कि कोई बड़ा पर्सन आ गया तो वो डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी देंगे ना। अगर मैं शॉर्टेस्ट जॉब की बात करती हूँ तो वो सफ़र करती है स्टारवेशन से, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले वाले प्रोसेस में बताया ना कि ये जो थर्ड, इसको 3 तक ही चलाना था और इसने 10 तक के लिए इतना वेट किया है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्टारवेशन होता है शॉर्टेस्ट जॉब वाली के लिए। तो दिस इज अबाउट दिस, है ना, आपको क्लियरली चारों जो एल्गोरिथम है उसके बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विच इज दिस, है ना, तो ये भी समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, है ना। तो सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में हमें देखना है। तो टर्न अराउंड टाइम इंक्लूडिंग वेटिंग टाइम, है ना, दिस इज ट्रू कि आपका टर्न अराउंड टाइम जब तक नहीं निकलेगा ना, जब तक आप वेटिंग टाइम नहीं निकाल सकते। कैसे, तो मैं आपको टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला बताती हूँ, इसको मैं आपको आगे याद भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम में हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि क्या बोल रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम इंक्लूडिंग वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम इज करेक्ट एज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं आपको सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक से समझा देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। लाइक कि टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बता दी, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम, है ना, माइनस
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मैं इसको ट्रिक बताऊंगी आपको आगे, प्लीज स्किप ना करें, है ना। और मैं आपको ट्रिक का बताऊंगी जब अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि अपन जब वो टेबल वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको उससे क्लियरली याद रहेगा। और नाउ मैं अगर बात करूँ तो वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है, टर्न अराउंड टाइम, है ना, टर्न अराउंड टाइम प्लस टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक। तो यही वो फॉर्मूला है जो नीचे लिखा हुआ था, बस उसमें टर्न अराउंड टाइम को इधर रख रखा था और वेटिंग टाइम को इधर रख रखा था, और माइनस प्लस का खेल था, ठीक है। तो आप इसको सिंपली इस वाले फॉर्मूले को याद रखो, अदरवाइज इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। तो हमारा पहला फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो गया। क्या बोल रहा है कि टर्न अराउंड टाइम इंक्लूडिंग वेटिंग टाइम। तो अगर यहाँ से मैं टर्न अराउंड टाइम की बात करती हूँ, तो अगर जब मैं टर्न अराउंड टाइम को निकालूंगी तो वेटिंग टाइम प्लस ये इधर जाएगा तो बस टाइम हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं इसको इधर भेजती हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो हम फिर कह सकते हैं ना कि हाँ वेटिंग टाइम इसमें इंक्लूड है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मैं सी की बात करती हूँ, फिर डी की और फिर बी की करूंगी। तो देखो, राउंड रोबिन पॉलिसी कैन यूज्ड इवन व्हेन सीपीयू टाइम्स रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द प्रोसेस नॉट नो अ प्रायोरी, है ना। हम जो है ना राउंड रोबिन प्रोसेस कब यूज करते हैं, जब हमको पता नहीं है कि उनकी क्या प्रायोरिटी है, हमको पता ही नहीं है कि उनकी क्या टाइमिंग है, जो भी है। तो राउंड रोबिन प्रोसेस तो आप तभी यूज करोगे ना जब बस आपको इक्वली टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा है इम्प्लीमेंटिंग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग नीड्स हार्डवेयर सपोर्ट। और आपको बस ये याद रखना है कि जब भी हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत लगती है। अब कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो समझ लेते हैं और क्यों गलत है वो समझते हैं। द गोल ऑफ ओनली मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइज थ्रूपुट टाइम। तो हमारा जो गोल है सीपीयू यूटिलाइजेशन का, तो वो मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये वाला तो ठीक है, लेकिन मिनिमाइज थ्रोपुट नहीं होना चाहिए। थ्रोपुट हमेशा मैक्सिमाइज होगा, है ना। तो आपको ये चीज कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। और रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम मतलब क्या, कि हमको जब जैसे प्रोसेस चाहिए वैसे फटाफट मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है। तो देखो, सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड मिनिमम थ्रोपुट इज इनकरेक्ट। द गोल ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग इज इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रोपुट। हमारा गोल ये होना चाहिए कि यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम हो, थ्रोपुट भी मैक्सिमम हो, लेकिन मिनिमाइज क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये वाला फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 प्रोसेसेस की, जहां पर देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसके आगे बाकी सारे न्यूमेरिकल से तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना हमारी वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लास्ट इक्वेशन आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो देखो, 3 प्रोसेसेस अराइव एट द जीरो सीपीयू बर्स्ट, है ना, हमको ये सीक्वेंस में दे रखी। इफ द शेड्यूलर इज अ प्रायर नॉलेज अबाउट द लेंथ ऑफ द सीपीयू बर्स्ट, मिनिमम एलिजिबल एवरेज वेटिंग टाइम फॉर दिस 3 प्रोसेस नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर राउंड टू नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। आपको बताना है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर के बारे में, और आपको है ना इन 3 प्रोसेस के लिए एवरेज वेटिंग टाइम निकालना। तो हम इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है मिनिमम एलिजिबल एवरेज वेटिंग टाइम इन तीनों प्रोसेस के लिए। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर है ना। इट इज ऑलवेज पॉसिबल विथ किसके द्वारा पॉसिबल हो सकता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के द्वारा, है ना। अगर आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम चाहिए तो हमको कौन निकाल के देगा, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के, कि भाई हमको डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर उसका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नाम ना देकर वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है, बस आपको समझना है। तो हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली उनने अपने को दे दिया था ना 10, 26 एंड 40, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, 0। ये उसके क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे, आपको कैसे वो चार्ट बनाना है, गेन चार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला था कि जो सीपीयू टाइम किससे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, अराइव। तो आपने यहाँ पे अराइव कितने पे कर दिया, 0 से, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ 16, 10, 20 और 16, ठीक है, या 16, 20, 10। तो यहाँ पर हम 10 करेंगे, फिर इसमें 16 प्लस करेंगे तो 26, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आगे 26 में प्लस करेंगे तो 46, ठीक है। तो ये आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। मतलब 20 प्लस करेंगे फिर हम, तो सबसे पहले क्या प्लस होगा हमारा, देखो 16, 10 आया, ठीक है। 10 में हमने 16 प्लस किया, कितना हो गया, 26, और 26 में फिर आपने 20 प्लस किया तो कितना आ गया, 46, ठीक है। तो आप इस टाइप से कर सकते हो। जब आप एवरेज वेटिंग टाइम निकालोगे तो हम वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम
है ना, कंप्लीशन टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम निकालेंगे पहले। तो कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, और सबसे अच्छी बात है मत निकालो कुछ भी, बस हमको क्या करना है, इसको ये लास्ट वाली को नहीं रखना है, बाकी इन तीनों को सम करना है। तो इन तीनों का आपने सम कर दिया, डिवाइड बाय 3 कर दिया और आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब हमको अगर मान लो कि मैं आपको वेटिंग टाइम निकालना सिखा रही हूँ, तो मैंने आपको वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बताया क्या, कि हमारा वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम, है ना, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो फिर हमको टर्न अराउंड टाइम भी निकालना पड़ेगा, कंप्लीशन टाइम भी निकालना पड़ेगा, तो वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे आपको वो करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का बहुत कम आते हैं। सो बेसिकली अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन फंस भी जाता है तो आप डायरेक्टली, उसने इतनी सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई है, आपको बस ये वाला, क्योंकि ये तो मेन है ना, हमको ये तीनों लेना है और इन तीनों को प्लस करके डिवाइड कर देना। और 3 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि 3 प्रोसेसेस थी। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर जो अब न्यूमेरिकल्स हैं, तो हम उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, ताकि क्योंकि उसमें टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा। तो थैंक यू, ठीक है।